नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम फिर से 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं। पिछली 2 क्लासेस भी 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को लेकर हुई थी, तो अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिए। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया था कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और ज़्यादातर विद्यार्थियों के 100 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे थे, तो काफ़ी अच्छी बात है यह। आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो प्रैक्टिस सेट था, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। और यह प्रश्न भी 125 प्रश्नों के लिए होने वाला है। 125 प्रश्न जो हैं मुख्यतः उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीपीएससी के लिए तो उसमें 80 से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और नोटिफिकेशन भी जल्द ही आने वाला है बिहार की टीजीटी, पीजीटी और 6 टू 8 के लिए। इसके साथ ही अ, अभी हाल ही में हमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरफ से नोटिस देखने को मिला। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास जो भी जितने भी प्रश्न हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से हल कीजिए और व्याख्याएं जो करती हूँ उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उन्हें भी साथ में अच्छी तरीके से याद किया करिए। नोट करने लायक हो तो नोट किया कीजिए, ठीक है। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। वाक्य है, ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद खाली स्थान अनुच्छेद का सारांश लिखिए। उपयुक्त, उपरियुक्त, उपरोक्त या उपरुक्त, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा आपको बताना है। से उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उपरयुक्त यहाँ पर भरा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 गलत था तो उसे मैंने हटा दिया है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आधीन, ज्योत्सना, अहर्निश या अनुग्रहित, इनमें से गलत वर्तनी यानी अशुद्ध शब्द कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा आधीन। यह शब्द आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है। बाकी तीनों शब्द सही लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा। जागृत, जागना, जगाना या जागरण। इसका सही उत्तर है जागरण, जो कि मैंने हरदेव बाहरी की किताब में देखा था। सुसुप्ति का विलोम जागरण होता है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा है। पौवार्त्य, पूर्वी, पूर्वीय या नवीन। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द कौन सा होता है। सही उत्तर है पौवार्त्य, लेकिन डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार पूर्वीय भी पाश्चात्य का विलोम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद 6 है, पुष्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा। कनक, कंचन, ललित या सुमन। पुष्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होता है। सही उत्तर है सुमन। सुमन पुष्प का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा पुष्प के पर्यायवाची में एक कुसुम शब्द आता है, यह भी होता है। और प्रसून परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह भी पुष्प का पर्यायवाची है। और एक गुल शब्द पुष्प का पर्यायवाची होता है। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है। मयूर, मेदिनी, कलापी या केकी। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। से उत्तर है मेदिनी। मेदिनी जो है मोर का पर्यायवाची नहीं है, ये पृथ्वी यानी कि धरती का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 8 है, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। मेदिनी, तटिनी, तुभा और भारती। तो अब तो इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यहाँ पर मेदिनी जो शब्द है यह धरती का पर्यायवाची होता है। धरती के पर्यायवाची में एक तो पृथ्वी हम कहते ही हैं, इसके अलावा हम वसुधा भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। वसुंधरा भी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। वसु यानी कि रत्नों मणियों को धारण करने वाली, धरा यानी वसुंधरा, धरा यानी धारण करने वाली। और एक जो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है वह होता है अवनी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्विगु। अनुरूप में कौन सा समास होता है।
सही उत्तर है इसका अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। हरिशंकर, राजपुत्र, पीतांबर या दिन रात दिन। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा इसका राजपुत्र। समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। जहां पर कारक चिन्ह की विभक्तियों का लोप होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर का कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। हरिशंकर, हरि और शंकर और रात दिन, ये दोनों में द्वंद्व समास हो जाएगा और पीतांबर में बहुव्रीहि समास होता है। कर्मधारय भी होता है, लेकिन प्रमुखता हम बहुव्रीहि समास को ही देते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द क्या है? सरसों, मकई, सारस या मूंग। इन शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही उत्तर है सारस। सारस पुल्लिंग शब्द है। सरसों, मकई और मूंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण, अपादान, करण या संबोधन। और इसका सही उत्तर है अपादान कारक। जहां पर दो की तुलना की जाती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? परिणाम बोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? श, प, त या य। इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। तो यहाँ पर य जो है यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? य, र, ल, व 4 होते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? च, प, भ या म। इनमें से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा च। च तालव्य ध्वनि है। प्रश्न संख्या 16 है, लिपियों का सही विकास क्रम आपको बताना है और लिपियां दी गई हैं सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्र लिपि, भाव मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। बात करें तो सबसे पहले चित्रलिपि आती है और यहाँ पर ऑप्शन सी में सबसे पहले चित्रलिपि है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि, फिर भाव मूलक लिपि आती है और लास्ट में ध्वनि मूलक लिपि आती है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं, हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग या राजभाषा अनुवाद। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य कौन सी संस्था करती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। प्रश्न संख्या 18 को देखिए, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? साहित्य से, कला से, कल्पना से या जीविकोपार्जन से। और सही उत्तर है इसका जीविकोपार्जन से। प्रश्न संख्या 19 को देखिए, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? 2, 3, 4 या 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 उपभाषाएं हिंदी की होती हैं, जिनमें पहली आती है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, तीसरी है पहाड़ी हिंदी, उसके बाद पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। इस तरह हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इनकी अलग अलग बोलियां हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें 6 बोलियां देखने को मिलती हैं, जिनमें कौरवी, जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी, दक्षिणी भी आती है, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमें 4 बोलियां देखने को मिलती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। वहीं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमें 2 बोलियां देखने को मिलती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां देखने को मिलती हैं। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, उकार बहुला बोली मानी जाती है, इनमें से कौन सी बोली उकार बहुला है? अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी।
आपको बताना है इनमें से कौन सी बोली उकार बहुला है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर F.R. हार्नले ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने इस प्रकार से किया था वर्गीकरण। पहला उन्होंने वर्गीकरण किया था पूर्वी गौड़ियन नाम से, दूसरा इन्होंने पश्चिमी गौड़ियन नाम दिया था, तीसरा इन्होंने उत्तरी गौड़ियन नाम दिया था और चौथा इन्होंने दक्षिणी गौड़ियन नाम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। यह किसकी पंक्ति है? फ्रेडरिक पिंकार्ड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री या राधा कृष्ण दास। आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? भाषाएं हैं प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अवहट्ट। अगर हम इनको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले आएगी पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद अवहट्ट का नंबर आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इस प्रैक्टिस सेट में कुल 125 प्रश्न हैं, तो पूरे सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम से समय प्रश्न हैं। अभी हम व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, आगे हम साहित्य से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास को पूरा देखिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि 125 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और मैं कहूंगी कि 100 से ज्यादा प्रश्न सही हों तो अच्छे हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो कोशिश करिए कि 100 से ज्यादा प्रश्न सही हों। 90 के बाद जिनके भी प्रश्न आ रहे हों 90 नंबर के बाद, तो घबराइए नहीं, अपनी तैयारी मेहनत से करते रहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, आर्य भाषा परिवारों का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? आशकोली ने, वान बैडके ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने या जॉन गिलक्राइस्ट ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक विद्वान थे अस्कोली। इन्होंने आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा की थी। इन्होंने 2 भाग किए थे, सतम और केतुम। ठीक है, सतम और केंतुम, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? 2, 6, 5 या 7। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में बांटा था, जिसमें उन्होंने पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियों को रखा था। ठीक है, तो पहला भाग इन्होंने ये किया था पश्चिमी राजस्थानी नाम से। उसके बाद उन्होंने दूसरा भाग किया था उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जिसमें इन्होंने मेवाती और अहिरवाती को रखा था। मध्य पूर्वी राजस्थानी इन्होंने तीसरा भाग किया था, और जिसमें ढूढ़ाड़ी और उसकी उपबोलियों को इन्होंने रखा था। और चौथा भाग इन्होंने किया था दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें इन्होंने मालवारी और रांगड़ी को रखा था। और पांचवा भाग इन्होंने किया था दक्षिणी राजस्थानी के नाम से, और इसमें इन्होंने निमाड़ी बोली को और मेवाड़ी को रखा था। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, निम्न अंकों को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये जो होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी अंक कहते हैं, यूनानी अंक कहते हैं, विदेशी अंक कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय अंक कहते हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें हम अंतरराष्ट्रीय अंक कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 को बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 के अनुसार, अनुच्छेद 346 के अनुसार या अनुच्छेद 348 के अनुसार? किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होना तय किया गया था? सही उत्तर है इसका 348 अनुच्छेद के अनुसार।
प्रश्न संख्या 29 को देखिए, बहुरी विचार कीन्ह मन माही, सीय वदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनन्वय है या प्रतीप है? और इसका सही उत्तर है प्रतीप। कहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है? जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान बना दिया जाता है, या अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जहाँ अधिक प्रसिद्ध की समानता या तुलना कम प्रसिद्ध से बता दी जाती है। जैसे कि चंद्रमा को मुख के समान बताना, ये नहीं कि मुख चंद्रमा के समान है, नहीं, चंद्रमा उसके मुख के समान है। तो इस तरह से मतलब उल्टा, प्रतीप का मतलब ही होता है, इसका शब्द का अर्थ ही होता है उल्टा। ठीक है, तो वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 30 को देखिए, सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय, प्रतीप, विभावना या रूपक? सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही, और इसमें है अनन्वय अलंकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां उपमेय को स्वयं उसी का उपमान बना दिया जाता है तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 को देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, कौन सा अलंकार है? ये तो हम छोटे थे तब भी पढ़ते थे और तब भी यह अलंकार बताया जाता था और यह उदाहरण भी, तो यह गलत नहीं होना चाहिए, इसमें है उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह या दृष्टांत? और इसका सही उत्तर है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? जब किसी के रूप, गुण, वर्ण आदि की समानता के कारण गलती से एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सोठा है, चौपाई है या रोला है? प्रश्न संख्या 33 में कौन सा छंद है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राइट आंसर हो जाएगा इसका चौपाई। इन पंक्तियों में चौपाई है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला में, बरवे में, छप्पे में या सोठा में? आपको बताना है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन इनमें से किस में 4 से अधिक चरण हैं? और इसका सही उत्तर है छप्पे। छप्पे में 4 से अधिक चरण होते हैं और छप्पे बनता है रोला प्लस उल्लाला से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि इनमें से कौन नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम या ठाकुर? राइट आंसर हो जाएगा इसका सेनापति। यह रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव ये रीति मुक्त श्रृंगारी कवियों में आते हैं। प्रश्न संख्या 36 को देखिए, इनमें से कौन सा छंद वाणिक छंद है? अरिल, रोला, शालिनी या गीतिका? सही उत्तर हो जाएगा इसका शालिनी छंद एक वाणिक छंद है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? सवैया, कवित्त, कुंडलिया या अंध्रवज्रा? आपको बताना है कौन सा वाणिक छंद नहीं है, और सही उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। यह वाणिक छंद नहीं है। कुंडलिया को गाथा छंद भी कहते हैं और यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। और इसके बाद इसके बारे में एक खास बात यह होती है कि यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। प्रश्न संख्या 38 को देखिए, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, सठ, धीर प्रशांत या दक्षिण? इनमें से नायक की दृष्टि से कौन सा भेद सही नहीं है? सही उत्तर है धीर प्रशांत, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 है, राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का क्या है? आलंबन विभाव है,
उद्दीपन विभाव है, संचारी भाव है या अनुभाव है? राम जो है रावण के क्रोध का क्या है? से उत्तर है आलंबन विभाव, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वह किसके कारण हो रहा है? रावण के कारण हो रहा है। ठीक है, तो रावण यहाँ पर आलंबन होगा। ठीक है, अगर वहां पर किसी प्रकार की परिस्थितियां दिखाई जाती कि और जो कौन सा रावण ऐसा कौन सा कार्य कर रहा है कि राम का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो जो कारण है बढ़ने का कारण वह वहां पर क्या होता? उद्दीपन विभाव होता। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैताद्वैत दर्शन? श्री वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव, आत्म भाव, प्रेम भाव या दास्य भाव? विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास ने दास्य भाव की भक्ति की है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को देखिए। चंदायन के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबन या मुल्ला दाऊद? चंदायन के रचयिता इनमें से कौन है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, जिसका समय है 1379 ईस्वी, और इसकी भाषा पूछी जाती है तो यह अवधी भाषा की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 को देखिए। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अब ऐसे प्रश्न तथ्यों से आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। आपको इनमें से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक काव्य में लिखे गए हैं, यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? शुक्ल जी का, राहुल संकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या गोविंद त्रिगुणायत का? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह शुक्ल जी का मत है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्क महादेवी ने, वेड़ाबाई ने, अंदाल ने या सहजोबाई ने? सही उत्तर है अंदाल ने। अंदाल ने कहा था कि वो स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती और इसी कारण इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? वो अंदाल होगी। प्रश्न संख्या 46 देखिए। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने यह लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। मुनिजिन विजय का यह कथन है या राहुल संकृत्यायन का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और यह शुक्ल जी के प्रति उत्तर में है। कमेंट करके बताइए कि शुक्ल जी के किस कथन के प्रति उत्तर में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखिए। राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? कीर्ति पताका, आल्हा खंड, बीसल देव रासो या रड़मल छंद? राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? सही उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो और इसके लेखक हैं नरपति नाल। प्रश्न संख्या 48 देखिए। इनमें से
रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है और उसके बाद सही कोड का चयन करना है। रचनाएं हैं खुमाड़ रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। सबसे पहले मिला लेते हैं। खुमाड़ रासो की बात करें तो यह किसकी रचना हो जाएगी? दलपति विजय की। परमाल रासो जगनिक की रचना हो जाएगी। बीसलदेव रासो जो हो जाएगी नरपति नाल की रचना और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49 को देखिए। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य साहित्य का प्रसार और गद्य साहित्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह ने किया है, यश सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने या राम शंकर शुक्ल रसाल ने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऐसा किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य जहाँ से इन्होंने गद्य की शुरुआत की है उसका अध्यायों के नाम इन्होंने दिए हैं। गद्य साहित्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य साहित्य का प्रसार और गद्य साहित्य की वर्तमान गति। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखिए। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी या ध्वनिवादी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अलंकारवादी आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 51 है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? शुक्ल जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या मिश्र बंधुओं ने? रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। प्रश्न संख्या 52 है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से होता है? श्रृंगार से, वीर से, करुण से या अद्भुत रस से? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अद्भुत रस से। प्रश्न संख्या 53 है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने, टेंसन ने, शेली ने या मैथ्यू अर्नाल्ड ने? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है या कथन है मैथ्यू अर्नाल्ड का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 54 को देखिए। संकलन त्रय में कौन नहीं है? और यह हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्थान, काल, वस्तु या कथानक? इनमें से कौन संकलन त्रय में शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका कथानक। यह संकलन त्रय में शामिल नहीं है। 55 को देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? आई ए रिचर्ड का, मैथ्यू अर्नाल्ड का, लुकाच का या क्रोची का? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म यह किसका ग्रंथ है? यह है आई ए रिचर्ड का ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 को देखिए। ग्राम्यत्य दोष कहाँ होता है? जहाँ लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, जहाँ अलोक प्रचलित शास्त्रीय परिभाषिक शब्द का प्रयोग होता है, या जहाँ अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो यानी कि अर्थ समझने में कठिनाई आए, या जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य में प्रयोग होता है वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। प्रश्न संख्या 57 देखिए। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 5 या 10? आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हैं, जिसमें पहला होता है गूढ़ार्थ, और दूसरा होता है अर्थांतर, तीसरा अर्थहीन, चौथा भिन्नार्थ, पांचवा एकार्थ, छठा होता है अभिलुप्तार्थ और सातवां होता है न्याय क्षेत्र, आठवां होता है विषय, नौवां विसंधि और 10वां शब्द च्युति। लेकिन मम्मट ने 5 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, इसको भी याद रखिए। इन्होंने शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, वाक्य दोष और छंद दोष, इन पांचों को 5 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। वहीं भामा ने केवल 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। कौन सा? सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। ठीक है, ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो इन्हें याद रखिए। प्रश्न संख्या 58 है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है या शुद्धा लक्षणा होती है?
शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? इसका सही उत्तर है अभिधा, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। प्रश्न संख्या 59 को देखिए, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, लोनजाइनस ने या क्रोचे ने? काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोनजाइनस ने। प्रश्न संख्या 60 को देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? महादेव वर्मा, शुक्ल जी का, डॉक्टर नगेंद्र का या जयशंकर प्रसाद का? इंपॉर्टेंट कथन है यह, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह इतना छोटा सा कथन परीक्षाओं में आता है, लेकिन आज यहाँ पर आपको पूरा कथन देखने को मिल रहा है। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। प्रश्न संख्या 61 को देखिए, ओज गुण का संबंध किस रस से माना जाता है? रौद्र रस से, श्रृंगार से, शांत से या करुण से? ओज गुण का संबंध किस रस से माना जाता है? यह माना जाता है रौद्र रस से, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को देखिए, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है चुनना है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थ बोध होता है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शब्द तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। या व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यह कथन गलत है, क्योंकि मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। मम्मट ने शक्ति नहीं क्या माना था, व्यापार कहा था, और विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, व्यापार का नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 63 है, अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार किसका परिष्कार करता है? अंतर्वृत्तियों का, आत्मा का, पाचन तंत्र का या काव्य शैली का? अरस्तु के अनुसार विरेचन किसका परिष्कार करता है? सही उत्तर है अंतर्वृत्तियों का। प्रश्न संख्या 64 को देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है या किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, वह भी लक्षण शब्द शक्ति के लिए। जब प्रश्नों को कठिन बनाना होता है तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 64 और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अन्य अर्थ तथा अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, जरूर संबंध होता है। जब अन्य मुख्य अर्थ बाधित होता है तभी हम अन्य अर्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? गोविंद थत्ते, गोविंद रानाडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण महा? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, तो उसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बनारस अखबार का संपादक इनमें से हैं गोविंद नारायण थत्ते, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बनारस अखबार के संपादकों में हम सबसे ज्यादा जब पढ़ते हैं तो शिव प्रसाद सिंह को पढ़ते हैं, राजा शिव प्रसाद सिंह को भी, ये भी थे, लेकिन उसके संपादक गोविंद नारायण थत्ते भी थे। बनारस अखबार 1845 ईस्वी से प्रकाशित होता था, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। किस प्रकार का था? साप्ताहिक पत्र था, और बनारस से प्रकाशित होता था। ऐसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रकाशित होता था, किस प्रकार की आवृत्ति थी? तो साप्ताहिक आवृत्ति थी, और इसकी भाषा हिंदी और उर्दू मिश्रित होती थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है, विस्म सहानी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे या पद्मश्री?
से उत्तर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उपन्यास तमस को। प्रश्न संख्या 67 है, प्रजाहित ऐसी अखबार कहाँ से निकलता था? बनारस से, कलकत्ता से, आगरा से या लखनऊ से? बनारस अखबार, माफ कीजिएगा, प्रजाहितैषी अखबार कहाँ से निकलता था? सही उत्तर है आगरा से। यह आगरा से निकलता था और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका समय है 1855 ईस्वी। वहीं अगर शुक्ल जी की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष ये मानते हैं 1861 ईस्वी। शुक्ल जी के अनुसार यह समय है 1861 ईस्वी से और डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं इसका समय 1855 ईस्वी से। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? ठीकरे की मंगनी, सात नदियां एक समंदर, कुइयां जान या पारिजात? 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? नासिरा शर्मा को इनके उपन्यास पारिजात के लिए 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की पूरी लिस्ट 2024 तक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है और वह जो लिस्ट है ना, वो मैंने साहित्य अकादमी की जो वेबसाइट है वहां से लिया है, तो उसमें गलती होने की न के बराबर संभावना है। उसमें कोई भी तथ्य गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने वहां से सीधे कॉपी करके आप लोगों को दिया था। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, अगर आप लिंक नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सिंपल सुधा हिंदी क्लासेस टाइप करेंगे आप टेलीग्राम पे तो आपको चैनल आ जाएगा, वहां पर जाइए और साहित्य अकादमी पुरस्कार जब से मिलना प्रारंभ हुआ और 2024 तक जिसको भी मिला है, जिस रचना के लिए मिला है, पूरी लिस्ट है, वहां से आप अच्छी तरीके से वहां पर याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? शिव प्रसाद गुप्त, विष्णु प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजक या राम नारायण मिश्र? यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत है सत्यदेव परिव्राजक का, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को देखिए। शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख इनमें से कौन सा नहीं है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग्य नाटक, शोक सभा या जीप पर सवार इल्लियां? सही उत्तर हो जाएगा इसका शोक सभा। और यह किसका है? यह है राजकिशोर द्वारा लिखा गया लेख। प्रश्न संख्या 71 है, राहुल संकीर्त्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है या डायरी है? राहुल संकीर्त्यायन के जितने भी यात्रा वृत्तांत हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 को देखिए। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? धर्मवीर भारती, रेणुका, देवी शंकर अवस्थी का या गोविंद मिश्र का? अक्षर अक्षर यज्ञ यह किसके पत्रों का संग्रह है? सही उत्तर है इसका धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह। प्रश्न संख्या 73 देखिए। एक साहित्यिक डायरी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय, भीष्म साहनी, देवराज या गजानन माधव मुक्तिबोध? एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत नहीं है वहां पर मैं व्याख्या नहीं कर रही हूँ, जहां पर जरूरत होगी मैं जरूर करती हूँ। प्रश्न संख्या 74 है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर या रेखाचित्र? सही उत्तर है इसका रेखाचित्र। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। किस विधा में तथ्य आवश्यक नहीं होते? जीवनी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या डायरी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संस्मरण विधा यादों के सहारे लिखी जाती है, उसमें तथ्य आवश्यक नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 76 को देखिए। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है? दशरथ ओझा का, महादेव वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र का? आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः आद्योपांत कहानी लिखता है और आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है।
और यह कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा जी का, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 77 को देखिए, किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? कविता, उपन्यास, नाटक या कहानी? किस विधा की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ था? प्रश्न संख्या 77 का उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक नाम से निबंध लिखा था, निबंध नहीं कह सकते, छोटा सा लेख कह सकते हैं, और इससे आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, या बाल मुकुंद गुप्त जी हैं? यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? यह है राधाचरण गोस्वामी जी का निबंध, यानी कि ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार कितने होते हैं? कौन से हैं? प्रतिभा, शील और साधन, प्रेम, दृढ़ता और साधन, सौंदर्य, अनुभव और शील, प्रतिभा, प्रेम और साहस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा के प्रकार कौन कौन से हैं? यह है प्रतिभा, शील और साधन, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 80 को देखिए, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, यह किसने कहा था? सदल मिश्र ने, मुंशी सदासुख लाल ने, राजा शिव प्रसाद सिंह ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने? यह कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने कालचक्र निबंध में। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती? यथासंभव तुक और लय का ध्यान, भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुक और लय का ध्यान। यह जो है कहानी की आवश्यकता नहीं है, ये तो कविता में होता है। प्रश्न संख्या 82 है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां, प्रेमचंद जी के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं? यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शोन्मुख यथार्थ, या आदर्शवादी? प्रश्न संख्या 82 का उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका यथार्थवादी। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां यथार्थवादी होती थी। प्रश्न संख्या 83 है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय, जैनेन्द्र, मुक्तिबोध, या प्रेमचंद? हत्या नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? यह कहानी है जैनेन्द्र की, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। जैनेन्द्र की कहानियों में खेल, फोटोग्राफी, वातायन और पत्नी, ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, हरीश्वरनाथ रेणु हैं, अमरकांत हैं, या मोहन राकेश हैं? ठेस कहानी किसकी है? से उत्तर हो जाएगा इसका हरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। प्रश्न संख्या 85 है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? और कहानियां है यही सच है, रोज, उसने कहा था, और कफन। रोज कहानी का एक अन्य नाम गैगरीन भी है, जो कि अज्ञेय जी की कहानी है। सबको इनके समय के अनुसार देख लेते हैं। बात करें उसने कहा था कि, तो यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कफन की बात करें तो यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और गैगरीन कहानी की बात करें तो इसके बारे में थोड़े से तथ्य जान लीजिए। कहानी जो है सबसे पहले रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। तो यह कहानी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यह विपथगा कहानी संग्रह में 1937 ईस्वी में संग्रहित है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्रम बनाएंगे तो कफन के बाद ही रोज को रखेंगे। हालांकि ये 1934 में, यानी कि कफन से पहले ही प्रकाशित हो गई थी, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को देखते हुए हम विपथगा कहानी संग्रह से इसके समय को रखेंगे। तो विपथगा में यह 1937 में संग्रहित हुई थी। और यही सच है, मन्नू भंडारी की जो कहानी है यह 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। तो यह सबसे लास्ट में है, इसी ऑप्शन में यह है। ठीक है। इस तरह से आप परीक्षा में भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि प्रश्नों को सही हल कर सकें। प्रश्न संख्या 86 देखिए, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उपमान,
पात्र, अलंकार या रस? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कहानी का मुख्य तत्व है, बाकी कहानी के मुख्य तत्व नहीं कहलाएंगे। प्रश्न संख्या 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी दाजियो, धर्मवीर भारती सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा परिंदे या कृष्णा सोबती बादलों के घेरे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्का बदल गया। यह धर्मवीर भारती की कहानी नहीं है, यह है कृष्णा सोबती की कहानी। ठीक है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई है। और यह कब प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन वर्ष भी तो पूछा जा सकता है। यह प्रकाशित हुई थी 1948 ईस्वी में और प्रतीक पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। यह कहानी विभाजन पर आधारित है और यह बादलों के घेरे यह जो कहानी संग्रह है इसी में संग्रहित की गई है, जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 88 है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह शब्द मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है? यह कथन किस कहानी से लिया गया? इंपॉर्टेंट है, आपने यह कहानी जरूर पढ़ी होगी। और कहानियां हैं ताई, देशभक्त, बड़े घर की बेटी और खेल। आपको बताना है कथन किस कहानी से था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित यह कहानी है और इस कहानी से यह कथन था। प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। कौन सा असंगत है यानी कि गलत है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, यह असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं, महिला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों और लोक गीतों से परहेज किया गया है या इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, यह कथन सत्य है। बात करें इसमें लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों, लोक गीतों का परहेज किया गया, ऐसा नहीं है, इन सभी का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्ण मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। कौन सा कथन सही नहीं है, आपको उसे छांटना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है और कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र या निर्मल वर्मा? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है, जो कि 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? आधुनिक स्त्री के दाम्पत्य संबंध में आने वाली कठिनताओं का चित्रण किया गया है। वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 93 है, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? गोदान में, अमृत और विष में, नदी के द्वीप में या चित्रलेखा में?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रलेखा में। और यहाँ से याद रखिएगा कि कंकाल में भी ऐसा ही है। प्रश्न संख्या 94 है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुक्रम सही विकल्प कौन सा होगा? और उपन्यास है प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान और गबन। सबके समय को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। प्रेमाश्रम की बात करें तो यह 1922 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और एक मिनट, 1922 में यह प्रकाशित हुआ था। कर्मभूमि की बात करें तो यह 1933 में है। और गोदान की बात करें तो यह कब है? 36 में है, 36 में है। और गबन की बात करें तो गबन 31 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा प्रेमाश्रम, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। प्रश्न संख्या 95 को देखते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की थी? गिरिराज किशोर, काशीनाथ सिंह, अरुण या विनोद कुमार शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसमें नायक रघुवर प्रसाद के जीवन का चित्रण किया गया है और इस उपन्यास को आलोचकों ने निम्न मध्य वर्गीय जीवन का जादू कहा है। अब यहाँ पर बात जब विनोद कुमार शुक्ल की आ ही गई है तो एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, अभी जल्दी ही हाल ही में न्यूज आई है कि इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने वाला है। इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में और इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। और हिंदी में यह पुरस्कार पाने वाले यह 12वें व्यक्ति हैं। केवल हिंदी की बात कर रही हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख या अनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषद कथा का आधार लिया गया है? उत्तर है अनामदास का पोथा, जिसे रैक्व आख्यान भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 97 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र इनमें से कौन सी है? रेखा गौरा, अमला रंजना, सेल्मा ये और शशि सरस्वती। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र इनमें से कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है रेखा गौरा, बी है अमला रंजना और सी है सेल्मा योके या शशि और सरस्वती। और इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि और सरस्वती। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है इनका, इसके स्त्री पात्र हैं शशि और सरस्वती। अगर बात करें ये रेखा गौरव पात्र की तो यह इनके उपन्यास नदी के द्वीप की पात्र हैं। और योके और सेल्मा ये जो पात्र हैं यह अपने अपने अजनबी उपन्यास की पात्र हैं। प्रश्न संख्या 98 है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो सकता है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी या जन संघ। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? सही उत्तर है ऑप्शन बी कम्युनिस्ट का। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन्ना अपना या मैया दास की माड़ी। सही उत्तर हो जाएगा मैया दास की माड़ी। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इस उपन्यास में सन 1840 से 1920 तक के पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 100 देखिए, यह कथन किसका है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। प्रेमचंद जी का कथन है, सुदर्शन का, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक का या श्रद्धाराम लौरी का। आपको बताना इसमें से किस विद्वान का यह कथन है। सही उत्तर है प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास से यह कथन है। प्रश्न संख्या 101 है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध।
सही उत्तर है ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क। बांधो न नाव और बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर बताइए। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और इस समय अंधेरा हो रहा था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा और उठाकर यहाँ ले आया। तुमने उसका उपचार किया था। यह वाक्य किसने किससे कहा है? कालिदास ने प्रियंगु मंजरी से, दंतुल ने मल्लिका से, कालिदास ने मल्लिका से या मातुल ने मल्लिका से? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास ने मल्लिका से कहा था और यह आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश की रचना है उससे यह कथन लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्रनाथ अस्क का, विष्णु प्रभाकर का, रामकुमार वर्मा का या भुवनेश्वर प्रसाद का? कारवां किसका एकांकी संग्रह है? यह है भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 104 है पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल? पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? से उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 105 है इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी या विद्या सुंदर? इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का अनुदित है? सही उत्तर है इसका विद्या सुंदर। यह संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका का अनुवाद है। प्रश्न संख्या 106 है विलोम किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार या आषाढ़ का एक दिन? सही उत्तर है आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ, जुनेजा, सिंघानिया या जगमोहन? आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए महेंद्र नाथ। प्रश्न संख्या 8 है स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या था? प्रणदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त या चक्रपालित? स्कंदगुप्त नाटक में कालिदास का नाम था मातृगुप्त यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 109 है प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे या परमानंद श्रीवास्तव? प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? ये है परमानंद श्रीवास्तव यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? 1954 में, 1951 में, 1943 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ था? 1954 से आरंभ हुआ था यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन या रघुवीर सहाय? सही उत्तर है रघुवीर सहाय। यह तार सप्तक के कवि नहीं है, यह दूसरा सप्तक के कवि हैं जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध? हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। यह है रघुवीर सहाय की पंक्ति यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। इनमें से प्रयोगवादी कविता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है या इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है या कथन गलत है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। रश्मि लोक के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन? रश्मि लोक किसकी रचना है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है और यह दिनकर रचनावली का हिस्सा है, यानी कि दिनकर रचनावली में यह प्रकाशित की गई। प्रश्न संख्या 15 है, यानी 115। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? निराला, नागार्जुन, दिनकर या हरिऔध? कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले कौन हैं? यह है नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। कामायनी की रचना के बाद उस धारा की कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे। उस कोटि की रचना शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अन्य कविगण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार मान चुके थे, या कठिनाई का सामना हर कोई चाहता नहीं था। कठिनाई का सामना करना हर कोई नहीं चाहता था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। प्रश्न संख्या 17 है। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है, बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने किया। बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बिना हिंदी के कवि नहीं रह सके। या हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं, या बांग्ला साहित्य में छायानुवाद नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। आपको सही विकल्प का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, यानी कि 118। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति उनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। यह कथन किसका है? और यह इंपॉर्टेंट कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या डॉक्टर नगेंद्र का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसीलिए मैंने कहा कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी के सभी कथन महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक के आधार पर, साहित्य दर्पण के आधार पर, ध्वन्यालोक पर, या शिवराज भूषण पर? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रालोक के आधार पर। प्रश्न संख्या 120 है। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, अज्ञेय, या नागार्जुन? फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? ये हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। प्रश्न संख्या 121 है। इनमें किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास का, रहीमदास का, घनानंद का, या पद्माकर का? किसका समय सबसे बाद में आएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका पद्माकर। पद्माकर सबसे बाद में आएंगे। इनका समय कब है? 1753 से 1833 तक इनका समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 22 है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 30 दिसंबर, 2 फरवरी, या 5 अप्रैल? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है। हिंदी के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। शब्द की परिभाषा इनमें से क्या है? शब्द समूह, सार्थक ध्वनि समूह, ध्वनि समूह, या ध्वनि? इनमें से शब्द की परिभाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। अद्वितीय का अर्थ इनमें से क्या होगा? दूसरा, सर्वशक्तिमान, जिसके समान कोई दूसरा न हो, या जिसके समान कोई दूसरा हो? अद्वितीय का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी कि ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 25 और इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। जगदीश शब्द में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईस, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जगदीश का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन बी, जगत धन ईस। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो यह थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई मन से कीजिए। धन्यवाद।